हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले एक पेपर हल कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरा पेपर हल कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यदि पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 2, 5। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 भेद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी बोली नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो आप लोग बताइए पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा मगही। मगही जो है वो भोजपुरी वर्ग की बोली है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। आप लोग सही विकल्प का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणाय। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। यदि हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप लोग 2x स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर फील होगा। राम भक्ति शाखा के कुछ अन्य कवि हैं जो कि परीक्षाओं में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, जिसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जिसमें अग्रदास हैं, नाभादास हैं, उसके बाद रामचरण दास हैं। ये लोग राम भक्ति के हैं। इसके बाद हृदय राम हैं। ये लोग परीक्षाओं में हमेशा इन लोगों को लेकर के प्रश्न बनते हैं और ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा का है या नहीं है, कुछ इस तरह से करके। तो इस पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। तो आप लोग बताइए कि भंवर गीत की रचना किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंददास ने। बाकी जो सूरदास लिखे हैं वो भ्रमर गीत है। और कृष्णदास भी भ्रमर गीत ही लिखे हैं। बाकी एक रचना आती है भ्रमर दूत करके,
तो वो सत्यनारायण कविरत्न जी लिखे हैं भ्रमरदूत। इसको सत्यनारायण कविरत्न लिखे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए अगर कभी ऐसे पूछ दिया गया तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का काल रहा है, उत्थान का युग रहा है, विस्तार का युग रहा है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए 8वां नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे न मुर्के नित देन वारे हैं मही के महिपालन को हिये हैं विरुद्ध हैं सने ही साँचे उर्के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। ये किसके दरबार में तलवार निकाले थे? कवि ठाकुर। और आपके सामने ऑप्शन है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा पारक्षित और महाराजा उदित नारायण सिंह। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिम्मत बहादुर सिंह। जो हिम्मत बहादुर थे उनके ही दरबार में ये तलवार निकाल करके ये कविता बोले थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रलाप। जो प्रेम प्रलाप है वो भारतेंदु जी की रचना है। बाकी और सभी रचनाएं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ये संपत्ति कला नहीं है, लता है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। संपत्ति लता इसको इन्होंने 1885 में लिखा था ठाकुर जगमोहन सिंह ने। श्याम लता को भी 1885 में लिखे थे और श्यामा सरोजनी को 1886 में लिखे थे। ये चीज देख लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बगियन बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इनकी ये पंक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, क्या सही होगा?
तो आपका सही हो जाएगा श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? और आपके सामने ऑप्शन है शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो जैसा कि आप सभी लोग इसको जानते हैं कि ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, जिसको कि विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि किसने लिखा था, तो विष्णु प्रभाकर। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसको इन्होंने कब लिखा था, आवारा मसीहा को? तो 1974 में लिखे थे। और कितने साल में लिखे थे? तो 14 वर्ष में लिखे थे। और एक चीज़ पूछा जाता है कितने भाग इसमें है, तो 3 भाग हैं। पहला भाग दिशाहारा है, दूसरा है दिशा की खोज, और तीसरा है दिशांत। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। सही उत्तर का आप लोग चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध और नारी, इसी से यह पंक्ति ली गई है। और यह जो निबंध है वो श्रृंखला की कड़ियाँ में संकलित है, श्रृंखला की कड़ियाँ। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो महादेवी जी की निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इसमें व्यस्त कामकाजी आदमी के असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु को बनाया गया है इस कहानी को लिखने के लिए। इस कहानी को जैनेन्द्र जी ने लिखा है। तो ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयिनी परिणय। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु, जिसको कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। लाला श्रीनिवास दास। और इससे एक प्रश्न ये भी बनता है कि कब लिखा गया था, तो 1882 में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है। और लाला मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है, ये चीज़ भी पूछ देता है, क्योंकि इनके लेखक और जो इसका मुख्य पात्र है वो दोनों लाला ही हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? और आपके सामने ऑप्शन है कल्याणी, परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राणदत्त जो था वो स्कंदगुप्त का पात्र है, प्रसाद जी के नाटक के स्कंदगुप्त का। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी
आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नेमीचंद जैन, शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। इन्होंने ही हिंदी साहित्य 20वीं सदी आलोचना ग्रंथ 1942 ईस्वी में लिखा था। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको जानते रहे होंगे, नहीं भी जानते होंगे जान जाइए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है। अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो जैसा कि शंकु के जो सिद्धांत था वो अनुमितिवाद था, और जो अनुमितिवाद है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया गया कि अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है, तो आप बताइए कि न्याय दर्शन पर आधारित है। उसके बाद भोगवाद, तो भोगवाद जो है वो भट्टनायक का है, और यह किस दर्शन पर आधारित है, तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद अभिव्यक्तिवाद, तो ये अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त। ये किस दर्शन पर आधारित है, तो शैव दर्शन पे। इस समय आपको तो बता रहे हैं तो बड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन अगर पूछ देगा कि शैव दर्शन पे आधारित कौन सा वाद है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, गलती भी करके आ सकते हैं। आरोपवाद, तो आरोपवाद जो है वो भट्टलोलट का है, भट्टलोलट लोलट। और यह किस दर्शन पर आधारित है, तो ये मीमांसा पर आधारित है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर परीक्षाओं में कभी ना कभी ज़रूर पूछ दिया जाता है। तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। कौन सी इसमें पुस्तक है जो आई.ए. रिचर्ड्स ने नहीं लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। यह जो पुस्तक है वो इलियट की है। बाकी ये तीनों किताबें आपके रिचर्ड्स जी ने लिखी है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे, परम महासुख एक करे दूरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है। तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका संबंध किससे। तो महासुख का तत्सम रूप है, ये तो करेक्ट है। महासुख ब्रजयानियों का पारिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये भी सही है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है ना, बाधक नहीं है सर, ये साधक है, ये उसमें सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए आपका ए, बी और सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है। ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो जैसा कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये तो बिल्कुल सही बात है।
जनता हठयोग को पसंद करती थी। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। योगियों के रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये ठीक है। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, नहीं। तो इसलिए आपका ए और सी ऑप्शन इज राइट। तो इसलिए आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। ना नगरी काया विधिकिन्हा पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा। तो इसमें पूछा है कि शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय है। इस पंक्ति को पढ़िए और बताइए कि चारि बसेरे का क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि चारि बसेरे का जो अभिप्राय है वो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग इससे है, और शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान से। तो इसलिए आपका ये 2 ही ऑप्शन सही होगा। तो ये जो दोनों कूट है आपके बी और सी सही हो जाएंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोवंत फिरहिं अजहूँ बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करहि दंडौती तिन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्वोक्ति। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि इन काव्य पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय की अभिव्यंजना हुई है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। झूठो हैं झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवन जान जान्यो तो जान कहावत जन्य कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? और देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो तुलसीदास जो कहना चाहते हैं वे कहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागंवार हैं। यही 2 बात वो तुलसीदास इन तीसरे पंक्ति में कहते हैं, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसा हूँ निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हुए जो अड़े। बताइए क्या सही होगा? तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल से निकालना चाहते हैं लेकिन निकलते नहीं हैं। ना ना, वो निकालना ही नहीं चाहती हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। बिल्कुल, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये भी सही है। यानी कि ए, सी और डी, आपका ए, सी और डी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। आप लोग बताइए कि इसमें से रीति मुक्त कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बिल्कुल। यह मूलतः आत्म-प्रधान और व्यक्तिगत है, बिल्कुल। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, बिल्कुल। अभिव्यंजना में यह अभिधामूलक नहीं। तो इसलिए आपका ABC पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किंसुक पुंज से फूल रहे सुलग उर दो वियोग तिहारे, माँ तो फिरो न घिरे अबलानी पे जान मनोज यो डारत मारे, वे अभिलाष पात निपात कड़े ही असूल उशासन डारे, है पतझार बसंत दूं घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना में कौन सा रूप व्यक्त हुआ है? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। 28 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, क्या सही होगा। तो जैसा कि इसमें उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य ये तीनों चीज़ें आई हैं, तो इसलिए आपका ABC दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीरा के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विवलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवद विरह की पीड़ा से उत्कट अभिव्यक्ति। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि अपूर्व भाव विवलता है, आत्मसमर्पण भी है और भगवद विरह की पीड़ा में उत्कट अभिव्यक्ति भी है, तो इसलिए A, C और D ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? सही उत्तर का चयन करें आप लोग। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, बिल्कुल। खड़ी बोली का उद्भव सरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये भी सही है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, गलत है। तो इसलिए A, B और C आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि कामाध्यात्म की समस्या, ये भी दिनकर से संबंधित है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, ये भी सही है। युद्ध दर्शन, ये भी सही है। तो इसलिए A, B और C सही ऑप्शन हो जाए। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किनका संबंध सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो जैसा कि इनका संबंध आत्मचेतस से भी है, बावरा अहेरी से है, जापानी लोक कथा पर रचनात्मक उपयोग भी है, जो कि असाध्य वीड़ा में दिखाया गया है। तो इसलिए A, C, D आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लाना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। 33 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि लाना सिंह गुलेरी जी के कहानी का पात्र है, उसने कहा था, तो इसलिए आपका ये और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद अमीना जो कि ईदगाह की पात्र है, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के पात्र हैं, तो B ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और सुनंदा जो है वो जैनेन्द्र की रचना पत्नी की पात्र है, तो इसलिए ये D नहीं सही होगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बुद्धिराम और अमीना। बुद्धिराम बूढ़ी काकी के पात्र हैं, अमीना ईदगाह की पात्र है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद, सोफिया, हरि प्रसन्न, गजाधर। तो जैसा कि जो कृष्णचंद हैं ये भी पात्र हैं, सोफिया भी है और गजाधर भी हैं। कृष्णचंद और गजाधर ये दोनों सेवा सदन के पात्र हैं और सोफिया जो है वो रंगभूमि की है। इसलिए ABD आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। 35 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि कौन से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं। तो जैसा कि आपका सही हो जाएगा आलोक पर्व और विचार और वितर्क, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो इसलिए A और C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रचनाएं दलित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजड़े, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अपने अपने पिंजड़े और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। अपने अपने पिंजड़े तो आप लोग जानते हैं कि मोहनदास नैमिषारण्य का है, मोहनदास नैमिषारण्य। और मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर का है। ये अपने अपने पिंजड़े 1995 में लिखे थे और मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर जी ने 2009 में लिखा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसका A और C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। बताइए किनका संबंध यथार्थवाद से है। आपके सामने ऑप्शन है मादाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल P. हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मादाम बावेरी और जॉन लॉक, ये दोनों लोगों का संबंध यथार्थवाद से है। बाकी हंटिंगटन का राजनीति वैज्ञानिक हैं और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ये मानव नस्ल के वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए A और B आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। तो जैसा कि संग्राम और प्रेम की वेदी ये प्रेमचंद के नाटक हैं। संग्राम इन्होंने 1922 में लिखा था और प्रेम की वेदी 1933 में लिखी थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। नहीं, रसास्वादन इसी से होता ही है साधारणीकरण में। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, ये तो शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, ये है सही है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, ये भी सही है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है, नहीं, इसके बिना हो ही नहीं सकती। तो इसलिए B और C आपका सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नीलोत्पल के
बीच समाये मोती से आंसू की बूंद, उक्त काव्यांश के लिए कौन सा कथन सही है? और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। इनमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद, तो जैसा कि इसमें अलंकार ध्वनि है, ये तो कन्फर्म है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सादृश्य के सहारे भिन्न अर्थ लिया गया है। जैसे कि नीलकमल आँखों में मोती जैसे आंसू दिखाए गए हैं, यानी कि इसमें तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी मौजूद है। और इसमें रस ध्वनि तो है ही। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है, ये भी कन्फर्म ही है, क्योंकि मोती को आंसू के जैसा दिखाया गया है, नीलकमल आँखों में ऐसे, तो इसमें चारों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कूट में कोई वैसा दिया गया नहीं है, तो इसलिए आप चारों को सही मान लीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक देखें, और आगे भी हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।